Hi everyone, कैसे हैं आप सब? I hope you all are good. This is Abhishek once again in front of you with yet another video. And since we know that the board exam is around the corner, board exam बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो आज की वीडियो जो है वो प्राइमरीली फोकस्ड रहेगी फिजिक्स चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th। मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक एक वीडियो अपलोड करते रहे। दिस इज़ अ रिविजन सीरीज़, सो कॉन्सेप्ट की बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाएंगे। इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन। जितना आपने अभी तक पढ़ा होगा, आप कहीं पे भी पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक रिवीजन दे दी जाए, है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। एंड द टॉपिक, द वेरी फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज ऑफ कोर्स द यूनिट नंबर 1। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास यूनिट नंबर 1 का। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन like what is charge. Now see, when Newton gave the theory of gravitation, जब न्यूटन ने ग्रेविटेशनल थ्योरी दी थी, उस टाइम तक ऐसा लगता था कि दो बॉडीज अपने मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और अगर आप बात करेंगे फोर्स की, जो फोर्स दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर लगाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आई शुड से मास, अपने मास की वजह से जो फोर्स दोनों बॉडीज एक दूसरे पे लगाती थी, दैट इज 5.5। वो है 5.5 इंटू 10 की पावर -67 न्यूटन, जो कि बहुत कम है, इट्स वेरी लेस। लेकिन साथ के साथ ये भी देखा गया कि दो पार्टिकल एक और फोर्स लगा रहे थे, विच इज 2.3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -24 न्यूटन। दो इलेक्ट्रॉन इतनी फोर्स के साथ साथ इतनी फोर्स लगा रहे थे। एंड एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट मास इज नॉट ओनली द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। उस टाइम तक ये मान लिया गया कि मास केवल अकेली प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी बॉडी की, देयर इज सर्टेन अदर थिंग, जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन आपस में इतनी फोर्स लगा रहे थे, दो प्रोटॉन भी आपस में इतनी ही फोर्स लगा रहे थे, और इन दोनों फोर्स का नेचर भी सेम था, दोनों रिपल्सिव थी। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन इतनी ही फोर्स लगा रहे थे, बट दिस फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। अगर आप इनकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज 5.5 अपॉन 10 रेज टू द पावर -67, 2.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -24, विच इज 10 रेज टू द पावर -43। मतलब कि एक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से इतनी ज्यादा है, 10 की पावर 43। उस फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। जी हाँ, उस फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ये दो प्रोटॉन के बीच में थी, ये दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये अट्रैक्टिव थी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स थी, दैट वाज अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव। ये भी रिपल्सिव फोर्स, दैट टू इज ऑल्सो रिपल्सिव फोर्स, ये भी रिपल्सिव थी, और ये अट्रैक्टिव थी, अट्रैक्टिव। सो वहां पे वी गेट टू नो दैट कि हमारे पास अदर देन मास भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको चार्ज बोला जाता है, जिस प्रॉपर्टी को चार्ज बोला जाता है। तो उसके बाद जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, atom is made up of so many particles, but mainly there are three: electron, proton and neutron. Atom is made up of mostly three fundatomic particle: electron, proton and neutron. So the mass of electron
was 9.10940 10 raised to the power minus 31 kg. Mass of proton was 1.67262 into 10 raised to the power minus 27 kg. And mass of neutron was 1.67493 into 10 की power minus 27 kg. These were the masses. ये मास थे. अब यहां पर अगर आप चार्ज की बात करेंगे, इन दोनों पे सेम चार्ज होता है 1.610 की पावर माइनस 19 कूलम. इस पे कोई चार्ज नहीं होता. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता किसी भी तरह का. तो दो न्यूट्रॉन के बीच आपको हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगी एंड दैट टू इज ग्रेविटेशनल फोर्स. दो न्यूट्रॉन्स के बीच आपको हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही मिलेगी एंड दैट टू इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो दो न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स होगी दैट इज 1.910 raised to the power minus 60 न्यूटन, जो कि बहुत कम है. तो चार्ज है क्या? चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी सबसे अंदरूनी प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो बॉडी कुछ इफेक्ट्स को महसूस करती है. वो इफेक्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों हो सकते हैं. कैसे होंगे धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट. अब अगर मैं बात करता हूं यूनिट ऑफ चार्ज की, चार्ज को आप कैसे मेजर करते हो? यूनिट ऑफ चार्ज. अगर मैं बात करता हूं यूनिट ऑफ चार्ज की, तो यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की ऐसा यूनिट जो है वो होती है एम्पियर सेकंड, जिसको बोलते हैं कूलम. जिसको बोलते हैं कूलम. ठीक है. दिस इज द एसआई यूनिट. सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलम. CGS unit is stat coulomb. That is the CGS unit. Now I must tell you that 1 coulomb is 3 into 10 raised to the power 9 stat coulomb. एक कूलम के अंदर 3 into 10 raised to the power 9 stat coulomb. इतने कूलम होते हैं. इस बात का भी आप ध्यान रखें. एक कूलम के अंदर 3 into 10 raised to the power 9 stat coulomb. इतनी. This is the unit. Next thing is type of charge. Type of charge. कितनी तरह के चार्ज होते हैं? There are two types of charge. Of course, positive charge and negative charge. Now see, positive charge means proton. Of course, positive charge means proton. नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन. बहुत से बच्चों को गलत फहमी है दैट देयर इज थर्ड चार्ज न्यूट्रल चार्ज विच इज न्यूट्रॉन. नो, न्यूट्रल ओनली इंडिकेट्स दैट इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. न्यूट्रल चार्ज का मतलब न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूट्रल. अच्छा, इससे पहले एक और बात समझिए. अगर मैं आपसे कहता हूं कि बॉडी को हमने क्लासिफाई किया, एक है चार्ज बॉडी, चार्ज्ड बॉडी, एक होती है अनचार्ज बॉडी. फर्क क्या है? अनचार्ज बॉडी. अब चार्ज बॉडी के पास नेट चार्ज नॉन जीरो है. टोटल चार्ज, नेट चार्ज इज नॉन जीरो. कुछ भी हो सकता है. नेट चार्ज नॉन जीरो है. अनचार्ज के पास नेट चार्ज ही जीरो है. नेट चार्ज इज जीरो. जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं. जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं. तो जो नेट चार्ज है वो जीरो है अनचार्ज के लिए. चार्ज बॉडी के लिए नेट चार्ज नॉन जीरो है. इस बात का आप ध्यान रखेंगे. जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब अगर नेट चार्ज नॉन जीरो है, अगर यहां पे भी मैं इलेक्ट्रॉन के विद रिस्पेक्ट बात करूंगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड. इलेक्ट्रॉन डेफिसिट अगर है तो पॉजिटिवली चार्ज्ड. इलेक्ट्रॉन सरप्लस है, इलेक्ट्रॉन सरप्लस, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिवली चार्ज्ड. एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो डोनेट कर सकती है. इट इज अ गुड डोनर. जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो गुड एक्सेप्टर होती है.
तो दिस इज हाउ द बॉडी मीन्स दिस। एंड यहां से एक और जरूरी बात, दैट ऑपोजिट चार्ज, या ऑपोजिट तो नहीं कहूंगा, अनलाइक कह सकता हूं। इट्स टोटली कन्वेंशनल। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन हम देख सकते हो पॉजिटिव है। प्रोटॉन और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कम है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, दैट इज टू जस्ट डिफर, केवल उसको डिफर करना है, डिफरेंस करना है, इस वजह से। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, whereas like charges repel। पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो सिंस इट्स अ रिवीजन, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको हर चीज को बिल्कुल डेप्थ में बताऊंगा। आई कैन एक्सपेक्ट ओनली दैट मच फ्रॉम यू कि आप कुछ ना कुछ पढ़ करके आ रहेंगे। चलिए, ये वो वाली पढ़ाई है जो एग्जाम से चंद रोज पहले की जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। दिस इज दैट स्टडी विच इज एक्चुअली डूइंग few days before the final exam। next one is, next हमारे पास है methods of charging। चार्ज बॉडीज को कैसे मतलब चार्ज किया जाता है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। चलिए जी, सबसे पहली बात, 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, बाय फ्रिक्शन का मतलब है रबिंग करते हैं, रब करते हैं बॉडीज को। अगर 2 बॉडीज हैं मेरे पास एंड व्हेन आई यूज टू रब देम, तो होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा। ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल गेट काइनेटिक एनर्जी, उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी एंड द सरफेस इलेक्ट्रॉन विल लीव दैट specific body, leave the surface of that specific body and enter into the another one। इस तरीके से दोबारा से बता देता हूं, फ्रिक्शन है, बाय फ्रिक्शन का मतलब आपने 2 बॉडीज को रब किया, दिस इज बॉडी नंबर 1 एंड दैट इज बॉडी 2, आपने रब किया तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चले जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो डोनर है इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, डोनर एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। जो एक्सेप्टर है, इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, डोनर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, एक्सेप्टर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम वो पॉजिटिवली चार्ज। और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जी हाँ, वी कॉल इट एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड वन इज बाय इंडक्शन। अगेन इसमें रबिंग की जरूरत नहीं है, इसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। बाय इंडक्शन अब समझिए, ऐसे है और एक बॉडी ऐसे है, दिस इज चार्ज बॉडी। ये चार्ज बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है बट ये करेगी नहीं। और ये अनचार्ज बॉडी है, इस पे प्लस माइनस दोनों बराबर हैं, इट हैज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस दोनों है, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव सरफेस पे आ जाएगा, पॉजिटिव अंदर रह जाएगा। नेगेटिव सरफेस पे आ जाएगा, पॉजिटिव जो है वो अंदर रह जाएगा। और फाइनल जो कुछ इस तरीके से बनेगा, नेगेटिव आ गया ये और पॉजिटिव आ गया ये, इस तरीके से। जो तीसरा है दैट इज बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन के अंदर
अगर आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक चार्ज एक अनचार्ज, एक के ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर चार्ज है, आपने इसको अनचार्ज को एक चार्ज से जोड़ दिया, आपने इस अनचार्ज को एक चार्ज से जोड़ दिया, तो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब आप इनको अलग करते हैं, जब आप इनको अलग करेंगे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, तो वो चार्ज नहीं जाएगा, फिर वो उसी तरह रिडिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो तीन मेथड हैं चार्जिंग के। इन फ्रिक्शन, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन फिजिकल कांटेक्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर बोथ द बॉडीज टू गेट चार्ज्ड। एक तो चार्ज है, दूसरी हो जाएगी। Second one is in induction there is no requirement of physical contact. What you can do is you just take one body, one charged body and bring it near to the uncharged body. So what will happen? The charge present on the charged body will attract the opposite charge toward the outer surface and repel the same या like charge to the other end. In the third one, there should be a certain connection between the two conductors. If you want the charge to get distributed uniformly, two important conditions. The very first one is that both the conductors should be of same nature. Second one, both will be connected through certain wire or something else. So these three are the methods of charging. Next one is quantization of charge. Quantization of charge. Quantization of charge. Now see, the smallest charge that exists independently is basically, according to this, is charge on electron, minus 1.6 10 raised to the power minus 19. So it said that whenever charge is transferred, charge can be transferred as an integral multiple of charge on an electron. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, उसके इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म्स में, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म्स में चार्ज जो है ट्रांसफर होता है। लिख सकते हैं इसको कुछ ऐसे, Q इज इक्वल्स टू एन ई, Q इज इक्वल्स टू एन ई। अब यहां से मुझे पता है चार्ज की यूनिट है 1 कूलम, मुझे कैलकुलेट करना है 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप याद रखें 1 कूलम के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 25। 1 माइक्रोकूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 माइक्रोकूलम के अंदर आपके पास हो जाएंगे कितने, n, sorry my mistake, it's 18 not 25, this will be 6.25 into 10 raised to the power 12। इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एक स्पेसिफिक चार्ज अमाउंट जो है ट्रांसफर होगा। कोई भी एक स्पेसिफिक चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। चलिए, नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में अगर आप कोई भी रिएक्शन हुई है ए बी सी प्लस डी, तो जो चार्ज ए प्लस चार्ज ऑन बी होगा वही चार्ज सी प्लस चार्ज ऑन डी होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए पे जो चार्ज है बी पे भी तो नहीं होगा, सी पे जो चार्ज है डी पे भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज दिस इज 15, दिस इज 2, दिस इज 9, दिस इज 8, सी 17 चार्ज बैलेंस हो गया है। उस डेफिनेशन को बोलना छोड़ दो, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। that is actually correct. I'm not saying it's not correct, but if you will able to explain it in a more efficient way,
तो वो आपको भी अच्छा लगेगा समझा करके और समझने वाले को भी अच्छे से समझ आएगा। नाउ फाइनली वी आर मूविंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ व्हाट, क्या कहता है कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ दरअसल फोर्स बताता है। कूलम्स लॉ जो है फोर्स बताता है किसके बीच? दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच। आपके पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताएगा। मैं ना अट्रैक्शन बोल रहा हूं ना रिपल्शन बोल रहा हूं, ये R है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताएगा जी। अच्छा जी, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितनी? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से बहुत सारी बातों के बारे में बात करना है। सबसे पहली बात, K क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज K? K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम कैसा है? अगर आप यूनिट की मुझसे बात करोगे K के लिए, तो ये है एफ आर स्क्वायर। अगर आपको नहीं भी पता है स्टिल इट्स फाइन। न्यूटन आर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ के, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर एयर फ्री स्पेस एंड वैक्यूम। एयर फ्री स्पेस एंड वैक्यूम, K is 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दिस इज द वे। अब एक और बहुत जरूरी बात, क्या? ये SI में आया फॉर्मूला, CGS में चेंज करना है। देखो थोड़ा सा ध्यान से, आपको चेंज करना है CGS के अंदर। तो जब CGS के अंदर चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? मुझे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर को चेंज करना है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैट कूलम स्क्वायर। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैट कूलम स्क्वायर, इसमें चेंज करना है। एक न्यूटन में कितने डाइन है? 10 की पावर 5। एक मीटर में 10 की पावर 2 स्क्वायर कर दो 10 की पावर 4। एक कूलम के अंदर, मैंने पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूं, 1 कूलम इज 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। तो 1 कूलम स्क्वायर इज 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। तो ये आपके पास हो गया 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। ठीक है, तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर स्टैट कूलम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू पहले से ही इतनी है। तो इन CGS, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है, इन CGS के अंदर फॉर्मूला आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रह जाता है, देयर विल बी नो K, कोई K नहीं है किसी भी तरह का। फॉर्मूला सिर्फ ये रह जाता है, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिर्फ ये फॉर्मूला रह जाता है किसके अंदर? CGS के अंदर, नॉट इन SI। ठीक है, अब थोड़ा K के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ K के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपके पास K है, ठीक है, जो आपके पास K है उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होगी 8.85 10 रेज टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 10 रेज टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहां से कैलकुलेट करते हैं या यहां से भी कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन आएगा, कूलम यानी कि टाइम, एम्पियर इनटू टाइम स्क्वायर
फोर्स m(L(T)-2 लेंथ L², तो दिस विल बी m-1 L-3 A2T4, m-1 L-3 A2T4। इस तरीके से कुछ हम लोग जो है वो बात करते हैं। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट अगर पता है तो k का डायमेंशन इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, mL3 A-2T-4। The reciprocal of k, this epsilon is k, so just take the reciprocal of the dimension of epsilon। epsilon के डायमेंशन का रेसिप्रोकल ले लीजिए, आपके पास k का डायमेंशन आ जाएगा जी। What you will get? You will get the dimension of k। Next point is apart from this, अब ये तो हमें पता चल चुका है। अब एप्सिलॉन की ये वैल्यू आती है एसआई में, सीजीएस में क्या वैल्यू आएगी एप्सिलॉन की? सीजीएस में वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई, दैट्स इट। के की वैल्यू 1 है क्योंकि सीजीएस में सिर्फ ये वैल्यू रहेगी। एंड फॉर एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस, फॉर एयर, वैक्यूम एंड फ्री स्पेस के लिए कूलम्स लॉ इज F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। F इज इक्वल्स टू दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। कुछ इस तरीके से हम लोग जो है कर देते हैं, इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल पाते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है समझते हैं। देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस, मीडियम के अपने पास भी कुछ चार्ज पार्टिकल्स होंगे। मैं एप्सिलॉन नॉट बता रहा हूं, होता क्या है, मीडियम के अपने भी कुछ चार्ज पार्टिकल्स होंगे। जब दो चार्ज इंटरेक्ट करेंगे ना, तो जो मीडियम के चार्ज पार्टिकल है वो इन दोनों के चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स है उसे कम करने की कोशिश करेंगे। कितनी कम कर पाएंगे वो एप्सिलॉन नॉट बताता है। अब फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। इस एप्सिलॉन की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक और कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, पैरामीटर कह सकते हैं, दैट इज दिस। एक और कॉन्सेप्ट या पैरामीटर आप कह सकते हैं जिसका बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये होती है एप्सिलॉन आर, विच इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप एप्सिलॉन की वैल्यू लिख सकते हो ये। अब फ्री स्पेस में फोर्स है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये है फोर्स किसी मीडियम के अंदर। F इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। मीडियम के अंदर है ये, ठीक है। तो यहां से आप एक बात समझिए, क्या इसमें मैं वैल्यू जब पुट करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, तो ये आ जाएगा 1/1 एप्सिलॉन नॉट अलग, सॉरी एप्सिलॉन अलग, एप्सिलॉन आर अलग, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। तो दिस इज F इज इक्वल्स टू F नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। जितना ज्यादा कांस्टेंट होगा उतनी ही कम फोर्स हो जाएगी। फॉर वाटर इट इज 81, फॉर मीका आई थिंक इट इज 7 or 8, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट फॉर वाटर इट्स एप्सिलॉन आर इज 81। तो फोर्स 1/81 टाइम्स कम हो जाती है, 1/81 टाइम्स जो है कम हो जाती है।
अगर मुझे वेक्टर फॉर्म लिखनी है किसकी, कूलम्स लॉ की, इफ आई विश आई कुड राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, मुझे कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होगी, ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा तरीके से बताएंगे आपको, क्वालिटी के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ये Q1 रखा है, ये Q2 रखा है, Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2। जब आप F12 निकालते हो, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, पहले चार्ज पे दूसरे की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर। R21 का मतलब क्या है, ऐसे 2 का डिस्टेंस 1 से कितना है, और जब आप F21 निकालते हो तो वो आप ऐसे लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर। थोड़ा और इसको इलेबोरेट करूंगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 क्यूब, R21 वेक्टर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 क्यूब। अब मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, चाहे R12 लिख लो R21 लिख लो, बट वेक्टर में डिफरेंस आ जाता है। कैसे, R21 का मतलब है R1 माइनस R2, और R12 का मतलब है R2 माइनस R1। तो यहां से आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे R21 इज माइनस ऑफ R12, और यहां से फिर फोर्स को भी लिख सकते हो F21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12। सो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन, उनके बीच जो है डिफरेंस है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। सो दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ का था वेक्टर फॉर्म। अब मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जी, प्रिंसिपल ऑफ, आई होप आपको चीजें थोड़ी थोड़ी और अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, कहता है फोर्स ऑन अ चार्ज is equal to the, no, is equal to the, एक्चुअली यहां पे लिखेंगे टोटल फोर्स, टोटल फोर्स इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन, वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्ज। अगर आपको फोर्स निकालनी है, टोटल फोर्स निकालनी है एक्चुअली किसी एक चार्ज पर, बाकी की वजह से वो कितनी है, तो वो आप निकाल सकते हैं। कैसे, ये मेरे पास चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3 और एक चार्ज है Q4। इस पर टोटल फोर्स कितनी है, दिस इज R4 R2 R3। तो टोटल फोर्स F कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 R4 स्क्वायर, R4 यूनिट वेक्टर, R3 यूनिट वेक्टर, R2 यूनिट वेक्टर, एल्जेब्रिक सॉरी वेक्टर सम, वेक्टर सम, जी हाँ वेक्टर सम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास, ध्यान से समझिएगा, कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ।
आपके पास 4 चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू क्यू क्यू। सेंटर पे कोई चार्जेस पे कितनी फोर्स लगेगी, सेंटर पे कोई चार्जेस पे कितनी फोर्स लगेगी, ये उसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर, ये इसको इधर, ये इसको इधर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से जो नेट फोर्स आई है वो 0 आ गई है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से जो नेट फोर्स आई है वो 0 आ गई है। और करते हैं सेकंड केस, Q Q और Q, यहां पे फोर्स निकालनी है, इस पॉइंट पर फोर्स निकालनी है। तो देखिए इसकी वजह से फोर्स इधर आएगी, इसकी वजह से इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा इधर। अब इसकी वजह से भी फोर्स इधर आ जाएगी, तो नेट फोर्स आएगी इधर। कैलकुलेट हम करते हैं वेक्टर लॉ की हेल्प से। R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये आता होगा। जैसे tan फाई कैलकुलेट करेंगे, b sin थीटा a प्लस बी कॉस थीटा, b sin थीटा a प्लस बी कॉस थीटा। ये इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं दैट यू शुड नो दीज थिंग्स। अच्छा एक और लेते हैं लास्ट। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अब उस पे 3 चार्ज रखे हैं, Q Q एंड Q। यहां पे फोर्स बतानी है, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, इसकी वजह से इधर। तो नेट फोर्स अगर इन दोनों की वजह से फोर्स ज्यादा है तो इधर होगी, इसकी वजह से ज्यादा है तो इधर होगी, दोनों बराबर है तो 0 हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कुड टेल द फोर्स। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस रिवीजन सीरीज। डेली कोशिश रहेगी बिल्कुल भरपूर कि डेली एक वीडियो अपलोड कर दी जाए। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु नीड क्विक रिविजन and of course you guys also. And if you are new to the channel, don't forget to subscribe it. See you in the next video. Till then, keep studying, keep working hard. Thank you so much. Jai Hind.